हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 120 लेके आ गए हैं। पिछला एपिसोड भी काफी अच्छा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, हो सकता है कि आप कुछ चीजों से कनेक्ट न कर पाओ। ऑफ कोर्स ये बस एक रिमाइंडर था। मैं जानता हूँ कि तुम सारे वीडियोस देखते आ रहे हो, पर चलो तब भी पिछले एपिसोड का जरा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में हमें लिu कुआन और उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जो कि होते हैं सोंगली और यांग वे। सोलोमन सेक्ट के सेक्ट लीडर लिu कुआन की स्ट्रेंथ थी 9 स्टार दूधी के 3 टर्न पे। वहीं पे सोंगली और यांग वे होते हैं 8 स्टार दूधी लेवल पे। ऑफ कोर्स लेट स्टेज पे होते हैं। चिंटियान के ग्रुप को भागने का मौका इन दोनों ने दिया था। एंड में जाके लिu कुआन का क्या होता है, वेल वो तो मैं भी नहीं बता सकता। पिछले पार्ट को देखे तुम खुद अंदाजा लगा लेना। फाइनली सीन शिफ्ट हुआ था जियान की टोली की तरफ। ये इस रेगिस्तान के सबसे डेंजरस रीजन्स में जा रहे होते हैं। काफी चलने के बाद इन्हें दिखाई देता है रिपल होता हुआ स्पेस। फाइनली जियान का ग्रुप उसके अंदर चला गया था। ये जगह डार्कनेस से भरी होती है। बीच में कई अजीब चीजें मिलती हैं। फाइनली इनका सामना होता है एक बड़ी सी स्टैचू से, जिसकी आंखों ने जियान को डरा दिया था। और ये स्टैचू जियान की फ्लेम को ऑब्जर्व करती थी। और क्योंकि वो जिस रास्ते से आया होता है वहाँ पे बहुत सारे डार्क वेट्स मौजूद थे, जो कि फ्लेम पावर को पोजेस करते हैं। इस वजह से वो उन डार्क वेट्स को आकर्षित करके स्टैचू के पास ले आता है। क्योंकि उन काली चमगादड़ों को जियान की फ्लेम ही दिखाई दे रही थी, तो जियान अपनी फ्लेम्स को भेज देता है स्टैचू की तरफ। फिर डार्क वेट्स का पूरा झुंड उस स्टैचू से कोलाइड होने लगता है। इस गुफा के अंदर बहुत सारे विस्फोट होते हैं और फाइनली वो स्टोन जाइंट ढह जाता है। ये स्टैचू जस्ट गिरी थी तभी लोंगी का मेंटल ट्रांसमिशन जियान के दिमाग में पहुंचता है। लोंगी कहते हैं जियान केयरफुल रहो, मैं यहाँ पे एलियन एविल रेस को सेंस कर पा रहा हूँ। अब ये मामला क्या है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। इसे लास्ट तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सरप्राइजेस तो हमें लास्ट में मिलने वाले हैं। जब हैवी जुआन रूलर के अंदर से लोंगी की आवाज जियान के दिमाग में पहुंची थी, उसकी आंखें तुरंत ही श्रिंक हो जाती हैं। वो मन ही मन में कहता है एलियन एविल रेस। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सातों रियल्म्स में अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो ये एलियन एविल रेस। ये सिर्फ इंसानों के लिए खतरा नहीं है। इस प्रजाति के द्वारा जो डर और जो विध्वंस लाया गया था वो भी सातों रियल्म्स के दिलों में छिपा हुआ है। रिगार्डलेस सातों रियल्म्स के बीच में चाहे कैसी भी अनबन चल रही हो, लेकिन जब बात होती एलियन एविल रेस की तो फिर सभी को यूनाइट होना पड़ता है। सभी जानते थे कि अगर एलियन एविल रेस को साथ में मिलकर खदेड़ा नहीं गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बात यहाँ पे दूधी कॉन्टिनेंट की नहीं हो रही है, बल्कि दूधी कॉन्टिनेंट जैसे लोअर प्लेन्स भी बच नहीं पाएंगे। लोंगी कहते हैं मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन जैसा ऑरा मैंने स्टोन जाइंट से फील किया है ऐसा ऑरा बस एलियन रेस के पावर हाउसेस में ही होता है। ये जान के जियान के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए थे। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जिस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ उसे ढूंढना और भी मुश्किल होगा। लोंगी कहते हैं तुम केयरफुल रहो। इससे पहले जियान रिस्पॉन्ड कर पाता उसके कान में पैनी आवाज जाती है। ये आवाज थी म्यूइंग की। वो चिल्ला के बोलती है सभी अपने आप को डिफेंड करो। म्यूइंग को चीखती हुए देख लिटरली और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अफसोस की बात थी कि अब काफी देरी हो गई थी, डिजास्टर आ चुका था। उस टूटी हुई मूर्ति से कुछ काले रंग की रिपल्स फैलती हैं। ये ब्लैक साउंड वेव्स इतनी टेरिफाइंग थी, इससे स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। जैसे साउंड वेव्स के कांटेक्ट में आता है लिटरली वो तेज से चीखने लगता है। और ये चीज लिटरली के लिए स्टन करने वाले थे। हमें पता होना चाहिए कि लिटरली का कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों से बिल्कुल अलग है। वो एनर्जी फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसा होने के बाद भी जब वो फ्लक्चुएशंस उसके कांटेक्ट में आई तो लिटरली फील करता है कि उसकी फ्लेम्स जम गई थी। वो अपने आप को एक खोखला शरीर महसूस करता है। ऐसे ही कुछ कंडीशन ग्रीन फ्रूट और म्यूफंग की होती है। दोनों ही की चारों से रंग उठ चुके थे और दोनों ही अपने सर को पकड़े हुए होते हैं। बस जियान और म्यूइंग ऐसे दो लोग थे जो इस असॉल्ट को बस झेल पा रहे थे, लेकिन इनके लिए भी बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। जियान पूछता है ये क्या हो रहा है, म्यूइंग भी कहती है मुझे नहीं पता। उसका फोकस भी जाइंट की तरफ था। जियान डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है यहाँ के पत्थरों के बारे में कुछ अजीब है। जियान के पीछे की हैवी जोन रूलर में से एक हल्की सी रेड लाइट जियान को उन साउंड वेव से प्रोटेक्ट कर रही होती है। और ऐसा एक नीले रंग का बैरियर यूइंग को भी सुरक्षित रख रहा था। लोंगी कहते हैं मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता हूँ, ये डेफिनेटली एलियन एविल रेस का ऑरा है। इस बात के कंफर्म होते ही जियान को अंदर से अर्जेंसी फील होने लगती है। उसे याद आती है गोल्डन ड्रैगन किंग और तोचे एंशिएंट गॉड की वार्निंग्स। दोनों ने ही जियान को चेतावनी दी थी कि एलियन एविल रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। जियान के चेंज हो रहे इमोशंस को लोंगी सेंस कर पाते हैं। वो कहते हैं तुम इतनी चिंता मत करो क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लगता है लोंगी की बातों से जियान को थोड़ी सांत्वना मिल गई थी। वो कहते हैं सीनियर लोंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बस क्रिटिकल जंक्शन पे आपकी हेल्प की जरूरत होगी। जब जियान का ध्यान गया था बाकी के मेंबर्स की तरफ, वो लिटरली और बाकियों को अनकॉन्शियस पाता है। जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है क्या हो रहा है, तभी लोंगी कहते हैं डोंट वरी,
लगता है वो ब्लैक साउंड वेव इस जगह के गार्डियन का एक टेस्ट था, मतलब इसके नेचर को चेंज नहीं किया गया हो। तभी लगता है उन साउंड वेव्स को किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हारे साथ ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जब अपनी स्पिरिचुअल सेंस से जियान चेक कर लेता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तभी उसके दिल को ठंडक पहुंचती है और उसे स्टोन जाइंट की तरफ फोकस करने का मौका मिलता है। उस स्टोन जाइंट ने बहुत सारी फ्लेम पावर को ऑब्जर्व करके अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया था। बस चारों तरफ फ्रेगमेंट्स ही फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं और इन सफेद रंग के पत्थरों के बीच में एक डार्क पैसेज होता है। लगता है इस अंधेरे से भरे रास्ते को पहले उस मूर्ति ने रोक के रखा था। अपने हाथ को एंशिएंट रूलर पर रख के जियान कहता है चलो इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। म्यूई नोड करके बोलती है हमें केयरफुल रहना होगा। मैं अब भी इन सफेद रंग के पत्थरों में से पावर सेंस कर पा रही हूँ जिसे रेस्ट करने में मेरी होली फ्लेम को भी परेशानी हो रही है। हर एक कदम के साथ जियान की धड़कनें बढ़ती हैं। वो काफी ध्यान से एक सफेद रंग के पत्थर को उठाता है। ऊपर से देखने में चीज काफी नॉर्मल लग रही थी। तभी म्यूइंग सोलो आवाज में कहती इसे घुमा के देखो। जब जियान ने उस पत्थर को घुमाया था, जियान की आंखें डब्बे की तरह खुली रह गई थी, क्योंकि उस पत्थर की दूसरी तरफ होता है एक चेहरा। ये चेहरा एकदम पैना सा था। भले इसकी आंखें बंद हो, लेकिन इसके होठ सिनिस्टर स्माइल में कर्व हुए होते हैं और इसे घेर रखा था एक काले रंग के ऑरे ने। इस चेहरे को देख के बूम की आवाज के साथ म्यूइंग की बॉडी से होली फ्लेम इरप्ट हुई थी। ऐसा लगता है इस फ्लेम ने अपने आप ही अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर लिया हो। जियान कहते एलियन एविल रेस। म्यूइंग की बॉय सिकुड़ी होती है। वो कहते एविल रेस या एलियन एविल रेस। जियान तुरंत उस पत्थर को नीचे रख देता है और वो म्यूइंग को हेस्टेशन के साथ देखने लगा था। इस एलियन एविल रेस के बारे में सातों रियम्स जानते हैं, तो फिर म्यूइंग जिसके पास खुद होली फ्लेम है वो आखिर इसे कैसे नहीं जान सकती? क्या ये इतनी भोली है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई होली फ्लेम को पोजेस करने वाला इतना अनजान कैसे हो सकता है? जियान फाइनली अपने सिर को हिला के अपने आप को कंपोज करता है। वो म्यूइंग को बताता है कि एलियन एविल रेस ये हमारे रियल्म के बाहर की रेस है। हम रहते हैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, लेकिन इसके दूसरी तरफ हैं बहुत सारी एंटिटीज। ये लगातार हमारे प्लेन्स में एंटर करके चारों तरफ कियोस फैलाते हैं। जहाँ जहाँ से ये गुजरते हैं वहाँ पे तबाही के अलावा और कुछ बचता नहीं है। इस वजह से साथ में मिलकर इनका नाम रखा गया एलियन एविल रेस। म्यूइंग एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोलती है क्या सच में इतने इविल है? जियान कहता है शायद, लेकिन कोई भी प्रजाति जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हो वो कोई सिंपल थ्रेट नहीं है। म्यूइंग ये सुन के कुछ बोलती नहीं है। वो हल्का सा नोड करके नीचे झुक गई थी। उसे उस पत्थर की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए देख जियान तुरंत ही आगे बढ़ता है। वो म्यूइंग को रोकते हुए बोलता है तुम क्या कर रही हो? वही भी इस चीज में इविल ऑरा मौजूद है। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाता है तो पता नहीं ये तुम्हें कैसा नुकसान पहुंचाएगा। म्यूइंग अपने सिर को हिला के बोलती है मैं ठीक हूँ। क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पास कौन सी फ्लेम है? जैसा कि वो म्यूइंग की बातों को सुन रही हो कि होली फ्लेम अपनी चमक को बढ़ा देती है। म्यूइंग ने उस पत्थर को दोबारा से उल्टा कर दिया था। उसे वो सिनिस्टर सी स्माइल दिखाई देती है जो कि म्यूइंग को एक अजीब सी फीलिंग दे रही थी। अपनी आप ही सिजलिंग की आवाजों के साथ उसकी ब्लू फ्लेम जाती है इस चेहरे की तरफ। इस मोमेंट में म्यूइंग की फ्लेम ने इस चेहरे को छुआ था। ऐसा लगता है पत्थर में मौजूद वो चेहरा जिंदा हो गया हो। उसमें से एक पैनी आवाज बाहर आती है। वो कहता है होली फ्लेम। अभी म्यूइंग के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल होते हैं। वो एक कोल्ड आवाज में कहती है खत्म हो जाओ। अचानक से उसकी फ्लेम्स की इंटेंसिटी बढ़ी थी। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद वो चेहरा फाइनली प्योरीफाई हो जाता है। जैसे ही म्यूइंग ने उस पत्थर को छोड़ा था वो पत्थर हवा में मिल गया होता है। जियान पूछता है ये क्या था? म्यूइंग उसकी तरफ फोकस करके बोलती है ये शायद वही इविल रेस होगी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। बस ये उसका रेमिनेंट ऑरा होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि ये हमारे सामने रियल थ्रेट को पोज कर सके। जियान कहता है तब भी हमें सावधान रहना होगा। ये जगह बिल्कुल सही नहीं लगती। म्यूइंग अपने कंपेनियंस की तरफ देख के बोलती है ये तीनों उस चेहरे से आई आवाज की वजह से अनकॉन्शियस हुए हैं। अब क्योंकि वो चला गया है तो ये भी जग जाने चाहिए। जैसा कि सब म्यूइंग की आवाज को सुन रहे हो, अगली मोमेंट में लिटरली और बाकी के लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। इनके मुंह से कुछ कराने की आवाजें बाहर आई थी। फिर इनकी कंफ्यूजन से भरी आंखें खुलती हैं। लिटरली पूछता है बिग ब्रदर अभी जस्ट क्या हुआ? जियान एक स्माइल के साथ बोलता है कुछ नहीं, लगता है हम छोटी सी परेशानी में फंस गए थे। जियान के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के म्यूइंग की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो नहीं जानती थी कि जियान आखिर इस ट्रूथ को क्यों छिपा रहा है। फाइनली वो भी इसे छिपाना चूज करती है। जियान के पास ऑफ कोर्स अपने कारण थे। जू लाओ ने उसे इस टीम का कैप्टन बनाया है और वो फालतू में अपने टीममेट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। जब तक जियान को ऐसा लगता है कि वो अकेली परेशानी को सॉल्व कर पाएगा तब तक चीजों का उस तक ही बना रहना जरूरी है। जियान कहता है चलो आगे बढ़ा जाए। वीफंग के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो कहता है मैं आगे खजानों को महसूस कर पा रहा हूँ। ही लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने ट्रेजर्स को तुम्हें देने वाला हूँ। जियान भी एक स्माइल पास करने के बाद फिर से सीरियस हो जाता है। वो लिटरली से कहता है शाओई मैं आगे जाऊंगा और तुम पीछे से। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस होता है तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के उसके टीममेट्स नॉड करते हैं। वो जानते थे कि इस जगह को ऐसे ही रेगिस्तान की 3 डेडली जोन्स में से एक करार नहीं दिया गया है। ग्रुप काफी
काफी कॉशियस तरीके से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये पहुंच जाते हैं उस जगह पे जो इन सभी को एक नए नजारे की तरफ ले जाती थी। अभी जियान की आंखों को कवर कर चुकी होती है फ्लेम। वो कहता है ये गेटवे होगा और लगता है अब तक ये टेस्ट था। ग्रीन फ्रूट कहती है लगता है वो साउंड वेव सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि वो एक ऐसा बैरियर था जो कि हमारी स्ट्रेंथ को चेक करता है। अगर मैं सही गैस कर रही हूँ तो इसके अंदर कोई 7 स्टार दूधी से ऊपर का एक्सपर्ट जा नहीं सकता। ये सुन के बाकी के लोग शांत हो जाते हैं। लिटरली कहता है टेक्निकली मैं इस क्राइटेरिया के ऊपर उठ चुका हूँ लेकिन तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। लिटरली 7 स्टार 2 एम्पर से ऊपर की कल्टिवेशन को पोजेस करता था लेकिन जियान की फ्लेम्स की वजह से शायद वो मिस्टीरियस पावर लिटरली को जियान की फ्लेम्स का हिस्सा समझ रही है। तभी एक बार फिर से लोंगी की आवाज जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं बी कॉशियस, मैं काफी पास से एक पावरफुल इविल रेस के ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। जियान मनी मन में पूछता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लोंगी बताते हैं जितना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। ये सुन के जियान एकदम स्टन्ड हो गया था। लोंगी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर उसकी स्ट्रेंथ सच में लोंगी को सरपास करती है तो फिर जियान को अपने ग्रुप को लेकर अपने कदम पीछे लेने होंगे। इससे पहले वो किसी डिसीजन पे आ पाता लोंगी की आवाज फिर से उसके दिमाग में पहुंचती है। उसे दिलासा देती हुए बोलते हैं लेकिन तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। यहाँ पे बात सिर्फ फ्लेम की नहीं हो रही जो कि इविल पावर को सप्रेस करती है बल्कि यह है तुम्हारा सोल ईटर टेलिस्मैन। ये इनके खिलाफ बहुत इफेक्टिव होने वाला है और तो और एलियन इविल रेस के पावर से फाइट करने में यूइंग की फ्लेम क्रूशियल रोल अदा करेगी। पूरी बात को समझ के जियान फाइनली डिटरमाइंड हो जाता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर भले इस रेगिस्तान में ड्रैगन्स और टाइगर शिपे हो, मैं जियान तब भी आगे बढ़ूंगा। फाइनली वो हेजिटेशन करना बंद कर देता है और एक ग्रुप उस डार्क पैसेज के अंदर चला गया था। बात बस ऐसी होती है कि भले सभी को ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके हैं, तब भी उन्हें इस रास्ते का छोड़ नहीं मिलता। तब तक मीफंग और बाकियों के चेहरों पर भी सीरियसनेस दिखाई देने लगे थे। मीफंग कहता है रुको जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्कुलर पैसेज है। हम चाहे कितना भी चल रहे हो एट द एंड हम गोल गोल घूम के वहीं पे आ रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। लिटरली भी कहता है और जिस डोर से हम आए थे वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बारी आती है एक बार फिर से सेपरेट होकर सर्च करने की। सभी अपनी अपनी दुखी को सर्कुलेट करके अपनी सराउंडिंग्स को चेक करने लगे थे। इस जगह की शांति में एक अलग ही भारीपन होता है। भले इस रास्ते में उन डार्क बेड जैसी चीजें मौजूद ना हो तब भी ऐसी शांति सभी को अनईजी फील करवा रही थी। ध्यान जाता है जियान की तरफ। अभी वो एक दीवार की तरफ देख रहा होता है। ऐसा लगता है उसे कुछ अनयूजुअल मिल गया हो। गुफा के इस दीवार पे एक अजीब सा पैच था। जब उसके करीब जाता है तो जियान को पता चलता है कि ये एक पेंटिंग है। अगर एग्जैक्टली बोला जाता है एक स्क्वायर पेंटिंग थी। इसकी चौड़ाई करीब 1 मीटर की होगी और इस पेंटिंग के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा सा हाथ जो कि आसमान को चीर के जमीन पे प्रेस हो रहा होता है। जैसे जैसे जियान का ध्यान इस पे और भी आकर्षित होता है वो इस पेंटिंग के सामने खुद को और भी इनसिग्निफिकेंट पाता है। जियान कहता है आखिर इसका क्या मतलब है। इस पेंटिंग को केयरफुली इंस्पेक्ट करने के बाद जियान को एक पेक्यूलियर चीज मालूम पड़ी थी। वो कोलोसल हैंड जो कि आसमान को फाड़ के नीचे आया होता है, उसका नीचे से एक छोटा सा क्रीचर विरोध कर रहा था। इस फिगर की बॉडी में से पर्पल और ब्लैक ग्लो बाहर आ रहा होता है और इसके वो छोटे से हाथ उस कोलोसल पाम को संभाले हुए थे। वो पॉइंट जहाँ पे में से पाम और उस छोटे से फिगर की हथेली का कांटेक्ट हुआ था वहाँ पे भी कुछ मौजूद होता है, लेकिन ये डिटेल इतनी ज्यादा छोटी होती है कि जियान भी उसे सही से समझ नहीं पाता। जियान कहता है आखिर ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। लोंगी से पूछता है सीनियर लोंगी क्या आप इसे पहचान रहे हो। लोंगी ऑनेस्टली बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने ऐसी चीज को आज से पहले कभी नहीं देखा है। अपने सिर को हिलाते हुए जियान ने जस्ट अपने कदमों को पीछे लिया था तभी उसका पैर पड़ता है किसी ऐसी चीज पे इसमें से हल्की सी क्लिक की आवाज बाहर आती है। अचानक से नीचे की जमीन कांपने लगी थी और उसके सामने की दीवार हिलने लगती है। ऐसा लगता है ये दरवाजा हो। फिर दो बूम बूम की आवाज के साथ जियान के सामने एक नया रास्ता आता है। इस कॉरिडोर को लेकर जियान चिल्ला के बोलते है मैं ढूंढ लिया। फिर जब उसकी नजरें जाती है उस दीवार की तरफ जहाँ पे वो पेंटिंग लगी हुई थी, वो पाता है कि पेंटिंग अब गायब हो चुकी है। तब तक लिटली और बाकी लोग भी उसके पीछे पहुंच चुके थे। चाओ इसकी तारीफ करते हुए बोलता बिग ब्रदर मुझे पता था कि सबसे पहले रास्ते को आप ही ढूंढोगे। जियान एक सूखी खांसी के साथ पूछता है क्या सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हो। वो अपनी टोली को लेकर आगे बढ़ने वाला था तब म्यूइंग की आवाज आती है। वो कहती है रुको जरा। इस समय म्यूइंग के चेहरे पे होता है काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन। वो कहती है मुझे इसके अंदर कुछ सही नहीं लग रहा है। अब ये वार्निंग तो जियान को पहले लोंगी ने दे दी थी, इस वजह से वो नॉड करके सभी को एक फ्लेम की बेरे से ढक लेता है। म्यूइंग अपनी चेस्ट की तरफ देखती है, वहाँ पे एक ब्लू फ्लेम का छोटा सा क्लस्टर एकदम हार्ट बीट की तरह पल्स कर रहा था। ये सिग्नल एक ओवरवेलमिंग पावर की तरफ कर रहा होता है। म्यूइंग अपनी अनीज को दबा के जिस तरह से जियान को फॉलो करती है। ये सभी इस रास्ते पे कुछ 10-15 कदम ही आगे ले पाए थे। अभी जियान को दिखाई देते हैं 2 रास्ते। अब ये एक और परेशानी थी क्योंकि दोनों ही रास्ते अंधकार से ढके होते हैं। ये इन्हें और भी मिस्टीरियस
बना रहा था। यूफंग कहता है आखिर यहाँ पे दो रास्ते क्यों हैं? वे ग्रीन फूड बताते हैं कि ये डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस होगा। मैंने अपनी स्नेक ट्राइब में कई एल्डर्स को उसके बारे में बात करते हुए सुना है। कहा जाता है कि इन दो रास्तों में से एक रास्ता डेंजर से भरा हुआ है और दूसरे रास्ते पे खजाने और सेफ्टी मिलेगी। सभी एक दूसरे की नजरों में देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का डिसीजन किसी ने लिया नहीं होता। यूइंग जियान की तरफ देख के बोलती है क्यों ना हम साथ में चलें। ऐसी सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ को बांटना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स इस बात से जियान भी एग्री करता था, बट उससे पहले अपनी सोल पावर को सम्मान करके उन दोनों डार्क पैसेजेस में भेजता है। लेकिन कुछ और मोमेंट्स तक ट्राई करने के बाद भी उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। जियान कहता लगता है इन दोनों के बारे में पता लगाना मुश्किल है, हमें रैंडमली डिसाइड करना होगा। ये सुन के सभी के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो जाते हैं। आखिरकार एक गलत कदम ये सभी की जान को खतरे में डाल देगा। जब सभी वियर्ड एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं तो जियान पूछता है क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया है? फिर से सबने अपना सिर हिला दिया था। फाइनली जियान कहता है चलो हम मूव करते हैं। वो सीधा लेफ्ट वाले पाथ को चुनता है। ग्रीन फूड और बाकियों के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जैसे मौत का सामना करने के लिए जा रहे हो। इन्हें ऐसे बिहेव करते हुए देख जियान को गुस्सा आ गई थी। वो कहता है चिंता मत करो, अगर हमें किसी खतरे का सामना करना ही पड़ता है तभी उसे सबसे पहले मैं फेस करूंगा। ये सुन के बाकी लोग ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ नोट करके जियान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जाते जाते ग्रीन फूड कहती ये मत भूलना कि हम एक टीम है। ये सुन के बाकियों को अच्छा फील हुआ था। उन्हें याद आता है कि आखिर जूलाओ ने पांचों को इस मिशन में क्यों भेजा है। शुरुआत में एल्डर जू ने बोला था कि इस मिशन के सक्सेस या फेल होने से पांचों की जानें ज्यादा जरूरी है। मोस्ट लाइकली वो पांचों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना चाहते होंगे जिससे फ्यूचर में आने वाले डेंजर्स का साथ में सामना कर पाए। आफ्टर ऑल हर एक एक्सपर्ट बैटल फॉर्मेशन मास्टर नहीं होता जो एक साथ ही कई परेशानियों को संभाल सके। और अगर इस डेंजरस वर्ल्ड में वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो डिसाइपल्स को टीम के साथ काम करना आना चाहिए। जिस मोमेंट में पांचों ने लेफ्ट पैसेज में अपने कदम रखे थे वो सीधा रास्ता पूरी तरीके से गायब हो जाता है। यूफंग पीछे देख के बोलता है लगता है हमारे पीछे जाने का रास्ता नहीं बचा। इससे पहले कोई इसका रिप्लाई देता सभी के कानों में जाती है पैनी हवाओं की आवाजें और ये रास्ता जो कि डार्कनेस से भरा हुआ था इसमें कुछ लैंटर्न्स जलने शुरू हो जाते हैं। इस रास्ते की पर्याप्त रोशनी की वजह से पांचों को चीजें अब साफ दिखाई देने लगी थी। नीचे रास्ते पे लगातार पत्थरों से गोल गोल सर्कल्स बने होते हैं जो देखने में से काफी ग्रैंड बना रहे थे। ये देख के लिटरली बोलते हैं मुझे मानना पड़ेगा इस जगह के ओनर का सच में एक रिफाइंड टेस्ट है। एक ही नजर में पता लगा पाता है कि पत्थर बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। तभी म्यूइंग पूछती है जियान मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए था, क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या चीज है? जियान कहता है मैं 6 ऑर्डर के आइस एट्रीब्यूट एम्पर के डीमन कोर को ढूंढ रहा हूँ और साथ में मुझे चाहिए उसका ब्लड एसेंस। होली फ्लेम को ऑब्जर्व करना कोई आसान प्रोसेस नहीं होने वाली। भले म्यूइंग की फ्लेम अभी सील्ड कंडीशन में हो तभी जब ये सामने आती है जियान सेंस कर पाता है कि उसकी हेवली फ्लेम्स इसके सामने थर-थर कांपती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग के हिसाब से जियान को होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने से पहले कुछ चीजों की तैयारी करनी होगी। उसे चाहिए होंगी 3 चीजें जो कि होती है 7 फ्लेम फ्लावर्स, शू शेंगडेन और ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड। जियान को यिन कोर्स फॉरेस्ट के अंदर ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड हासिल हो गया था और उसके साथ 7 फ्लेम फ्लावर्स भी होते हैं जिनका होली फ्लेम को सोलो करने की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट में बची शू शेंगडेन यानी कि शू शेंग पिल। इस शू शेंग पिल के लिए एक 6 ऑर्डर एम्परर गेट डीमन कोर और उसका ब्लड एसेंस चाहिए होगा जिसे जियान ने अभी तक हासिल नहीं किया है। जियान की बात को सुन के म्यूइंग कहती है आइस एट्रीब्यूट का डीमन बेस्ट जो कि 6 स्टार 2D के लेवल का हो। हाँ ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जियान उसे रिश्योर करते हुए बोलता है हमें उसके अलावा और भी कई चीजें मिलेंगी। आखिरकार इस रेगिस्तान के खतरों से भरे इलाके में उन डेंजर्स के साथ साथ कई अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। इसमें सब लोग एक बार नोट करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ और मिनट्स तक चलने के बाद ये ग्रुप एक ओपन एरिया में आ गया था। उस रास्ते से बाहर आने के बाद जियान कहता है ये वही डेजर्ट एरिया होगा। अभी जियान के ग्रुप के सामने एक बड़ा सा जंगल था जो कि एक एंशिएंट सी वाइब दे रहा होता है। इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर एक मिस्ट फैली हुई थी। अपने पावरफुल सोल परसेप्शन की हेल्प से वो इस जंगल के अंदर से कुछ ऑब्स्क्योर औरों को भी सेंस कर पाता है। इतने समय के बाद चारों तरफ हरियाली को देख के जियान की ग्रुप को एक अजीब सी रिलीफ फील होती है। इस जंगल को देख रही ग्रीन फूड की आंखें ऐसा लगता है किसी पास्ट मेमोरी में खो गई हो। वो कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डेजर्ट माउंटेन रेंज होगी। कहा जाता है कि जो भी यहाँ तक पहुंचा है उसने लाइफ पाथ को क्रॉस कर लिया है और रेगिस्तान के सारी खजाने इसी माउंटेन रेंज में मौजूद है। व्यूइंग जो कि गहरी सांसें भर रही थी उसकी आंखें एकदम स्पार्कल कर रही होती हैं। वो कहती है कितनी फ्रेश हवा है। इस लड़की के ऐसे चीयरफुल एक्सप्रेशन को देख के जियान अपने सर को हिलाता है। वो कहता है हमें सतर्क रहना होगा। जब वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाने की कोशिश करता है जियान कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब मैं यहाँ पे कोई भी और सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो मेरी इमेजिनेशन थी? फिर से सबसे आगे होता है जियान और उसे बाकी लोग फॉलो करने लगते हैं। इस जंगल में घुसने के बाद जियान को महसूस होता है कि उसकी सोल पावर बस आसपास के 100 मीटर के एरिया में ही फैल पा रही है। भी जियान
का ग्रुप उन पहाड़ों की श्रृंखला के बेस पे था और वो जिस छोटी चट्टान पे खड़े होते हैं उसका आकार होता है 50 मीटर का। ये चारों तरफ से पानी से ढकी हुई थी। जियान अपने परसेप्शन को भेजता है ऊपर माउंटेन की तरफ। उसे वहाँ पे खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। बस ऊपर के घने धुएं की वजह से उसका परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो रहा था। जियान अंदर ही अंदर बोलता है यहाँ कुछ तो अजीब है। जियान को देख के म्यूइंग कहती है भले यहाँ की हवा साफ हो लेकिन मुझे तब भी कुछ ऑफ फील हो रहा है। मैं इस सेंसेशन को भुला नहीं पा रही हूँ। तभी उसने अपने सिर को उठाया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से म्यूइंग के एक्सप्रेशन जम गए थे। शॉक की वजह से उसकी आंखें एकदम वाइट हो जाती है और इंस्टिंक्टिवली उसकी फ्लेम रिएक्ट करती है। बूम की आवाज के साथ एक फ्लेमिंग ऑरा तुरंत म्यूइंग को एक बैरियर में ढक लेता है। जियान जिसने अपनी सेंसेस को पहले शार्प करके रखा था वो तुरंत ही हाई अलर्ट मोड में एंटर कर जाता है। जियान कहता है क्या हुआ। बिना वार्निंग की चट्टान के चारों तरफ का पानी धीरे से रिपल होता है। भले रिपल काफी छोटी सी हो लेकिन ये जियान के सेंसेस से बच नहीं पाती। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलता है म्यूफंग ग्रीन फ्रूट शाओई हमें इस हिल से दूर जाना होगा। ग्रुप ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया था। जियान की इंस्टिंक्ट से भरोसा करके वो सीधा उस चट्टान को छोड़ देते हैं और जस्ट उसी मोमेंट वो हिल एकदम ट्रेम्बल होने लगी थी। ये सभी चट्टान से थोड़ी दूरी बना पाए होते हैं तभी उस चट्टान के साथ पूरी जमीन ही कांपने लगती है। फिर वो देखते हैं चारों तरफ के पेड़ों को कोलैप्स होते हुए और जमीन से किसी के 4 पंजे बाहर आते हैं। ये जो बीस्ट था उसके बाल होते हैं ट्रांसलूसेंट जेड जैसे जो कि सूर्य की रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। लेकिन सबसे भयानक होता है इसका ऑरा और इसका आकार जो पांचों को चिल फील करवा देता है। फिर वो बीस्ट अपने सर को ऊपर करके एक डेफनिंग रोर करता है। इस रोर को सुन के जियान के ग्रुप के कानों में घंटियां बजने लगती हैं। लिटली की शार्प आंखें इस क्रीचर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हैं। वो कहता है ये एक मॉन्स्टर है। जियान की नजरें भी इंटेंस थी। वो कहता है डेफिनेटली ये सच में टेरिफाइंग है। बस कोई नोटिस नहीं कर पाता कि जियान की नजरों में सिर्फ वो अलर्टनेस ही नहीं होती है बल्कि उसकी नजरों में होती है एक्साइटमेंट कि ये वही मॉन्स्टर है जिसकी वो तलाश में था। अभी जियान का ग्रुप फ्लोट कर रहा होता है आसमान में। जियान लिटली की तरफ देख के बोलता है शाओई क्या तुम बता सकते हो कि किस तरीके का बीस्ट है। लिटली की आंखें भी अभी इंटरेस्ट से भरी होती हैं। वो कहता है भले मैं सर्टेन ना हूँ लेकिन इस क्रीचर से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस को सेंस करके मैं इतना तो कह सकता हूँ ये कम से कम 6 लेवल का बीस्ट है। इस बहीमत का साइज चाहे कैसा भी हो लिटली की आंखों में डर नहीं होता। अपनी फायर स्पिरिट की आइडेंटिटी और 8 एम्पर की स्ट्रेंथ के साथ लिटली को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। ये आसमान को छूने वाला क्रीचर जो वॉलेंट फ्लक्चुएशंस को रेडिएट कर रहा होता है ये लिटली के सामने कोई खतरा नहीं था। दूधी कॉन्टिनेंट में एम्पर लेवल के मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ इंसानों के दूधी पावर हाउस से कंपेयर करी जाती है। एम्पर लेवल के बीस्ट की रैंक होती 1 से 10 तक। फॉर एग्जाम्पल एक 6 रैंक का एम्पर बीस्ट ये एक ह्यूमन 6 स्टार दूधी पावर हाउस के बराबर होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 6 स्टार दूधी लेवल ये इंसानों के पावरफुल एक्सपर्ट्स में भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड होता है। आखिरकार ऐसे बहुत सारे जीनियसेस होते हैं जो इस डिवाइडिंग लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर पाते। ऐसा होने की वो मेन रीजन होती है ट्रिबुलेशन जो कि 6 स्टार 2 एम्पर पे क्रॉस करते समय आती है। उस ट्रिबुलेशन में सच में जानलेवा खतरे होते हैं। सबसे जरूरी बात ये होती है कि जब तक वो एक्सपर्ट खुद इस ट्रिबुलेशन का सामना नहीं करता उसकी स्ट्रेंथ कभी ग्रो नहीं होगी। 6 स्टार 2 एम्पर की ट्रिबुलेशन में डिसाइड होती है लाइफ और डेथ और जो लोग उस ट्रिबुलेशन का सामना करने के बाद भी जी पाते हैं उनकी दुखी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। प्रिसाइसली यही वो रीजन था जिसकी वजह से ज़ुलाओ ने जियान के ग्रुप को ज्वालिंग इम्पेल पॉइंट को एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा था क्योंकि जिस मैजिकल एनर्जी को इन तीनों ने उस पॉइंट में ऑब्जर्व किया होता है वो अपना इफेक्ट दिखाएगी तब जब ये ट्रिबुलेशन का सामना कर रहे होंगे। यूफंग का एक्सप्रेशन सीरियस था। वो कहता है ऐसा बीस्ट काफी ट्रिकी होगा। मैसेज जाता है कि स्ट्रेंथ 5 स्टार दूधी की इनिशियल से मिड स्टेज पे ही है। ऑफ कोर्स इसमें लिटरली एक एक्सेप्शन था। ये बैटल टफ होने वाली है। दूसरी तरफ जियान एकदम काम रहता है। वो कहता है चाहे कितनी भी ट्रिकी हो लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना ही होगा। यूइंग भी स्माइल के साथ जियान का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसा ही कुछ ग्रीन फ्रूट का कहना था। जब लिटरली कहता है कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है नहीं इस बीच से फाइट हम चारों कर रहे होंगे। तुम्हारा टास्क अलर्ट रहने का होगा जैसे तुम हमें किसी सरप्राइज अटैक से बचा पाओ। वैसे मुझे अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर रही हुई काफी लंबा समय हो चुका है। ये कहते कहते उसकी बॉडी से फ्लेम इरप्ट होने लगी थी। चारों तरफ एक ब्लेजिंग ऑरा फैलता है। जियान कहता है लेट्स गो। हम सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट और स्ट्रेंथ को देखते हैं। सबसे पहले एक्शन लेने वाला भी जियान था। एक बूम की आवाज के साथ जियान की इस पोजीशन पे स्पेशल क्रैक्स फैलते हैं और हवा को चीरते उसका फिगर अपीयर होता है इस क्रीचर के ऊपर। उसकी फिस्ट को पहले फ्लेम्स कवर कर चुकी थी। ये फायरी पंच नीचे स्मैश कर दिया जाता है। जियान के अटैक के रिस्पॉन्ड में नीचे से क्रिकेट साउंड सुनाई देता है। उस कोलोसल बीस्ट की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है और उसने जियान के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर दिया था। ये देख के उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। जियान कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतना तेज होगा। ये कहने के बाद उसकी फ्लेम्स की इंटेंसिटी और बढ़ गई थी। तभी नीचे जमीन में क्रैक्स फैलने लगते हैं और बैंग की आवाज के साथ काफी बड़े बड़े पेड़ और
लाने जियान की फिगर की तरफ शूट हो जाते हैं। अभी नीचे चारों तरफ धूल मिट्टी दिखाई देती है। ऑफ कोर्स इसे डॉज करने में जियान को कोई परेशानी नहीं हुई थी। जियान, म्यूइंग, म्यूफंग और ग्रीन फ्रूट ये सभी बराबरी की ऊंचाई पर से इस क्रीचर को ऑब्जर्व कर रहे थे। ऊपर से फाइनली इस क्रीचर की पूरी अपीयरेंस दिखाई देती है। इसके मैसिव फ्रेम को सपोर्ट कर रहे थे 4 लिम्स और इसका वो स्नो व्हाइट फर सूर्य की रोशनी की वजह से चमक रहा होता है। इसके बालों से लिपटे होते हैं पेनी पेनी बर्फ के आइसिकल्स, जिसकी वजह से इस जगह का टेम्परेचर ऑल टाइम लो रहता है। बेसिकली इस बीस्ट का ऑरा डोमिनेंस से भरा होता है और इसके माथे पे होता है एक कैरेक्टर जिसका मतलब होता है किंग। इसकी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है वो आंखें जो कि एम्बर कलर में होती हैं। इनकी चमक ऑलमोस्ट सुपरनेचुरल होती है। म्यू ने भी अभी तक कई बीस्ट देखे थे लेकिन अब तक उसने ऐसे क्रीचर को फेस नहीं किया होता। खासकर इसकी ओवरवेलिंग प्रेजेंस ये उसे पीछे हटने में मजबूर कर रही थी। म्यूइंग ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है ये क्या चीज है। मीफंग कहता है एक ऐसा एट्रीब्यूट का बीस्ट। वैसे एम्पर लेवल के बीस्ट की इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों जैसी हो जाती है और ये जनरली ग्रुप्स में रहा करते थे, जिससे इनकी मैजिकल कोर और ब्लड एसेंस को हासिल करना ये इंसानों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर इनमें से कुछ ऐसे बीस्ट भी होते हैं जिन्हें अकेले में रहना पसंद होता है। ये जिस एरिया में रहते हैं उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर देते हैं और शायद कोलोसल क्रीचर उनमें से एक है। जियान कहता है हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया लेकिन लगता है हम अब तक इसके पीठ पे खड़े थे। ये रियलाइज करके म्यूइंग की आंखें भी वाइड हो जाती हैं। वो कहती तभी मैं कहूँ कि मुझे इतना अनयूजुअल क्यों फील हो रहा था। ग्रीन फ्रूट का एक्सप्रेशन डार्क होता है। वो कहती इस क्रीचर की प्रेजेंस बता रही है कि वो इस रीजन का रूलर है। उसमें रेगिस्तान में इतना स्नो व्हाइट फर कहीं देखा नहीं है। बेसिकली जानवरों के बालों को बोला जाता है फर। यहाँ पे ग्रीन फ्रूट को भी इस जीव की प्रजाति के बारे में नहीं पता था। कुछ और समय की इंटेंस ऑब्जर्वेशन के बाद जियान के दिमाग में कुछ चीज क्लिक करती है। वो कहता है एक आइस मार्क स्लेशियल फॉग ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं था। चाहे बात इसके आइस एट्रीब्यूट की ये चाहे इसके नेचुरल डोमिनेंस से भरे ऑरे की, ये उस आइसी डोमेन्स के लेजेंडरी ओवरलॉर्ड से मैच करते थे। जियान की आंखों में एक्साइटमेंट भर गई होती है। वो कहता है इस माउंटेन रेंज में घुसते ही ऐसे आइस एट्रीब्यूट बीस्ट से सामना होना ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इसके मैजिकल कोर और ब्लड एसेंस को हासिल कर लेता हूँ तो उसका यूज होशैंगडान को रिफाइन करने में हो सकता है और मेरे पास जो बाकी के मटेरियल्स मौजूद हैं उन सबको कंबाइन करके मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे होली फ्लेम को रिफाइन करने के लिए चाहिए। यहाँ पे उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भरी थी। दूसरी तरफ इस माउंटेन रेंज में इस बीस्ट की आवाज गूंजती है। वो डिससैटिस्फैक्शन से भरी वॉइस में बोलता है आखिर इस एम्पर की नींद को किसने खराब किया। कोर्स नींद को खराब करने वाले हमारे सामने है। बस इस मैजिकल बीस्ट के लिए अफसोस की बात ये थी कि बहुत जल्दी इसकी नींद ही नहीं बल्कि इसकी जिंदगी भी खराब होने वाली है। ऑफ कोर्स जान के ग्रुप के लिए भी चीजें बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। तो सिचुएशन में क्या बदलाव आने वाले हैं हम उनके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। साथ में मिलेंगे हमें और भी कई सरप्राइजेस। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है, आप डेफिनेटली उसका पार्ट बन के अर्ली एक्सेस के वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। वैसे इस फाइट को मैं इस एपिसोड से भी शुरू कर सकता था लेकिन वो हमें अधूरी छोड़नी पड़ती, तो इस वजह से हम उसकी शुरुआत कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट से। सो या पीस आउट।